नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को कई जगहों पे चुनाव है, खास करके मुंबई इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 277 सीटें हैं और यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है और बड़ा तेज संघर्ष है। उसकी वजह है कि पिछले लंबे समय से 30 सालों से ज्यादा समय से यहाँ पे शिवसेना का कब्जा रहा। शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना आप जानते हैं 2 भाग में बट गया। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे का कब्जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस बार प्रयास में है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे कब्जा कर दिया जाए। लेकिन अब राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के साथ आ गए, दोनों भाई एक साथ आ गए। और कल जो है यहाँ का जो फेमस मैदान है मुंबई का, शिवाजी पार्क, जहाँ बाला साहब भी अपने भाषण किया करते थे, खास के विजयादशमी का भाषण तो उनका बड़ा चर्चित रहा था। लेकिन जब कभी उनको कुछ कहना होता था महाराष्ट्र के आवाम से, तो शिवाजी पार्क आने का आह्वान करते थे। लोग शिवाजी पार्क में जमा होते थे और बाला साहब अपनी बात रखते थे। कल जो है उद्धव और राज दोनों भाई 20 साल के बाद दोनों भाई एक साथ चुनाव के मंच पर आए और राज ठाकरे ने जो वहां पे भाषण किया, जो कहा, वो कमाल बात की। आमतौर पे हिंदी पट्टी के लोग राज ठाकरे से थोड़ा चिढ़ते हैं, उनको लगता है कि ये हिंदी भाषियों को भगाने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं। वो अपनी जगह है। हालांकि हमारी उनकी मुलाकात है राज ठाकरे की, जब हम सामना में नौकरी करते थे। सामना बहुत पुरानी बात है, मैं 92 93 की बात कर रहा हूँ, जब सामना शुरू हुआ था, हिंदी सामना। बाला साहब तब थे, बाला साहब के साथ लंबा बैठना होता था। तब सत्ता की बागडोर जो है, या कहिए पार्टी की बागडोर, बाला साहब के हाथ में थी। उद्धव तब थोड़ा थोड़ा दखल देना शुरू किया था, लेकिन बाला साहब के बाद जो है राज ठाकरे होंगे, यही कहा जाता था कि बाला साहब के बाद पार्टी के जो मुखिया होंगे वो राज ठाकरे होंगे। लेकिन समय ने करवट ली और राज अलग हो गए। राज ने अपनी पार्टी बनाई मनसे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से। और राज ये उद्धव ठाकरे जो है वो प्रमुख बने शिवसेना के। फिर वो मुख्यमंत्री बने, तो फाड़ हुआ शिवसेना का, ये सब अपनी कहानी है। और 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक तरह से पूरे महाराष्ट्र पे कब्जा कर लिया। अजित पवार उनके साथ आ गए, तो पवार जी की पार्टी तोड़ी गई। शिंदे ढेर सारे लोगों के साथ उनके साथ आ गए, बीजेपी अलग पार्टी बनाई शिंदे ने, बीजेपी ने मदद की और बीजेपी के साथ सत्ता में रहे शिंदे। शिवसेना कमजोर हुई। अब ये साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है कि बीजेपी शिंदे और अजित पवार को साथ लेकर के मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे कब्जा करना चाहती है। ऐसे में उद्धव और राज दोनों एक साथ आए और खास करके मुंबई में देखा जा रहा है कि मुंबई में, जैसा कि राज ठाकरे ने खुद ही अपने भाषण में कहा कि अगर इस बार हम चूके, इस बार अगर मराठी चूक गया तो फिर मुंबई हाथ से चली जाएगी। मुंबई को लेकर के बड़ा पुराना झगड़ा है। आपको बताऊं, जब 61 में जब बॉम्बे स्टेट 2 भाग में बटा, गुजरात और महाराष्ट्र, तो मुंबई को लेकर के बड़ा झगड़ा हुआ। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मतलब बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुरारजी भाई देसाई। और 107 उस आंदोलन हुआ कि मुंबई को जाने नहीं देंगे, मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा रहेगा। आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में 107 लोग मारे गए। मुंबई अगर कभी आप आए हैं या आएंगे तो यहाँ बहुत फेमस है, वीटी के पास, अब तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहा जाता है उसको, रेलवे स्टेशन जो है मुंबई का, वहाँ उसकी थोड़ी ही दूरी पे कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट के पास है हुतात्मा चौक। हुतात्मा मतलब मृत आत्मा चौक। और 107 लोगों की जान गई थी मुंबई को बचाने के लिए। तो राज ने कहा कि मुंबई को अगर बचाना है तो आखिरी मौका है, ये मुंबई को मिला ले। और इसको लेकर के उन्होंने जो है लंबा भाषण है, 42 मिनट का भाषण है, उतना तो आप देख नहीं पाएंगे, मराठी में है।
हम दिखाना भी नहीं चाहेंगे उतना लंबा, चूंकि समय सीमा अपनी जगह है और मैं अपनी बात करने आया हूँ, जो मैं देख रहा हूँ मुंबई में बैठ कर। उद्धव ठाकरे ने सबसे ज्यादा हमला, हिंदी भाषी तो उनके निशाने पर रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमला उन्होंने अडानी पर किया है, अडानी और मोदी पर किया है। और बाकायदा उन्होंने वीडियो दिखाया। अडानी पे इतना बड़ा हमला किसी ने नहीं किया आज तक। राहुल गांधी लगातार अडानी के बारे में बोलते रहे, अडानी को ये दिया गया, अडानी को वो दिया गया, लेकिन जिस तरीके से वीडियो के माध्यम से दिखाया, और खचाखच भरे शिवाजी पार्क में जो है पिन ड्रॉप साइलेंस था जब वो दिखा रहे थे। मैं वो वीडियो दिखाता हूँ, जरा वो वीडियो दिखाइए थोड़ा सा। 2014 नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले त्यावेळेला, हे मला आता 24च्या नंतर आता हे पुढे सगळं समजायला लागलं, या गेल्या वर्षी 24 नाही, हो 24 नंतर साधारणपणे विधानसभा निवडणुकांच्या आसपास मला ह्या सगळ्या गोष्टी आमच्या रिसर्च टीम मध्ये यायला लागल्यावरती मला धक्का बसायला लागला. मी आता फक्त एक पहिला मॅप मी तुम्हाला भारताचा दाखवतो, 2014चा. दाखवा रे. अब देखिए ये कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखाएंगे वीडियो हम वापस। वो कह रहे हैं कि 2014 के बाद जो हुआ, और उनके रिसर्च टीम और उनको जो पता चला उसमें उनको बड़ा जोर धक्का लगा, मतलब बहुत चोट लगी। वो बता रहे हैं क्या किया इन्होंने, वो देखिए अब। हा 2014 आहे में भारत 2014चा गौतम अडानी यांचे प्रोजेक्ट्स किती होते हे तुम्हाला दाखवणार आहे. 2014ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हायच्या अगोदर पंतप्रधान मतलब गौतम प्रधानमंत्री। अडानी कुठे होते अडानी तब कहाँ थे? आणि आता पुढचं फक्त बघत राहा की आता 2024-25 ला गौतम अडानी आता कुठे आहेत. फक्त सरकारच्या आशीर्वादाने. आणि तुम्हाला जर नाही धक्का बसला तर मला सांगा जरा. तो ये कह रहे हैं कि 2014 में गौतम अडानी हिंदुस्तान में कितने उनके प्रोजेक्ट थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद 2024-25 आते आते कितने प्रोजेक्ट हो गए 2025 तक, वो देखिए। और अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको आपको जैसे मुझे धक्का लगा रहा है, आपको धक्का न लगे तो मुझे बताइएगा। अब देखिए क्या है। दाखवा. ये 2024 का है, 25 में देखिए पूरा। ये सारे अडानी के प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह से बढ़ रहे हैं वो दिखाया है। हमने बीच के कट कर दिए हैं क्योंकि लंबा हो जाता नहीं तो 2014 में कितने प्रोजेक्ट थे, और 2024 के बाद फिर देखिए किस तरह से बढ़ता जा रहा है, पूरे भारत का है। फिर वो महाराष्ट्र के बारे में बताया, वो भी देखिएगा। फिर वो मुंबई के बारे में बताया है। हे फक्त 10 वर्षातलं. तो बोल रहे हैं कि सिर्फ 10 साल में गौतम अडानी हिंदुस्तान भर में इतना फैल गए। आगे सुनिए। जगामध्ये असा एकही माणूस नसेल जो 10 वर्षामध्ये इतका श्रीमंत झाला. मला कुठच्या उद्योगपतीने उद्योग करू नये या मताचा मी नाहीये, इतका दळभद्री विचार माझा नाहीये. पण या देशामध्ये इतके उद्योगपती असताना एका माणसावरती इतकी मेहरबानी या देशामध्ये होते, मी जगात तर दाखवतच नाही अजून. फक्त 10 वर्षामधली गोष्ट ही, 10 वर्षातली. 10 वर्ष म्हणजे 10 वर्ष एकाच माणसाला सगळ्या गोष्टी दिल्यात. वीज दिली, सिमेंट बनवण्याच्या उद्योगामध्ये गौतम अडानी हा माणूस कधी नव्हताच 2014च्या अगोदर. आज देशातला 2 नंबरचा सिमेंटचा व्यापारी येतो. उद्या माणसाने समजा उद्या वीज बंद केली, आम्ही अंधारात. नहीं थे। सिमेंट महाग केलं, काही बोलू शकणार नाही. और सीमेंट कितना काम कर रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब में सीमेंट लगता है।
सगळी पोर्ट्स खालपासून वरपर्यंत सगळी पोर्ट्स अदानीना, सारे पोर्ट सगळी अदानी, विमानतळ अदानीना. महाराष्ट्रात काय एअरपोर्ट परिस्थिती अदानी. एकदा बघा, महाराष्ट्राचा फक्त एकदा दाखवा. महाराष्ट्र का दिखाइए. अब महाराष्ट्र का देखिए, महाराष्ट्र में कितने बने प्रोजेक्ट. महाराष्ट्र का अदानी. महाराष्ट्रामध्ये फक्त एका ठिकाणी 2014 ला फक्त गौतम अदानी एका ठिकाणी आहेत उद्योग. 2014 में 2025 मात्र ला एक बघा. उद्योग था. 2025 में देखिए कितने हो गए. आणि मी जे सतत सांगतो ना, हा जो MMR रिजन मुंबई, या मुंबईवरती मी आता फक्त तुम्हाला वाचून दाखवणार आहे. या फक्त MMR रिजन मध्ये काय फक्त केलंय तेवढं अब मुंबई के बारे में बता रहे कि मुंबई में अडानी किस तरह से फैला है, वो सुनो. फक्त बघून घ्या. मुंबई महानगर क्षेत्रात अदानी 29 जून 2018 रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी ताब्यात मुंबई वीज पुरवठा क्षेत्रात प्रवेश. एप्रिल 2021 नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाला सुरुवात. 2021 मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ताब्यात. अंधेरी पश्चिम येथील RTOची जमीन अदानी यांना 5,000 कोटींना. ऐरोली इथे डेटा सेंटरसाठी 92 एकर जमीन 1,500 कोटींमध्ये. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानींना. महाराष्ट्रात स्मार्ट वीज मीटर बसवण्यासाठी 13,888 कोटींचं कंत्राट. भांडूप कल्याण इथे मीटर्स बसवली जाणार. मुंबई आणि नवी मुंबईत हायर स्केल डेटा सेंटर सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारशी 50,000 कोटींचा सामंजस्य करार. मेट्रो मोनोरेल यांना अदानींचा वीज पुरवठा. सांताक्रूज आणि विलेपार्ले परिसरात केंद्र सरकारच्या विमानतळ आणि संरक्षण दलाच्या जागांवरती 80,000 झोपडपट्ट्यांचा विकास अदानी करणार. पनवेलमध्ये टॉवर्स सेमी कंडक्टर कंपनी आणि अदानी समूह यांच्या प्रकल्पाला महाराष्ट्र सरकारची मान्यता. $10 अब्ज गुंतवणुकीचा अंदाज. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देवनारमध्ये 124 एकर जमीन. मुंबई उपनगरातील वाढत्या वीज मागणी पुरवठ्यासाठी वसई खाडीजवळ 209 कांदळवने तोडण्यास मुंबई हायकोर्टाची परवानगी. गौतम अदानी यांची तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला भेट. पुढच्या 10 महिन्यात खासगी कंपन्यांना अणुऊर्जा क्षेत्रात येण्याची परवानगी देणारे विधेयक संसदेत मंजूर. रायगड जिल्ह्यातील आंबा नदीकाठी असलेल्या जेट्टी प्रकल्पासाठी 192 कोटीची गुंतवणूक. पनवेलमध्ये 1,000 एकर्समध्ये 10,000 कोटींचा रहिवासी प्रकल्प. मुंबईला वीज पुरवठा करण्यासाठी 1,660 कोटींचं काम. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प बांधणीसाठी मुलुंड येथे 58 एकर जमीन आणि 319 कोटी मिळाले. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प बाधितांसाठी कुर्ला मदर डेअरीची 20 एकर जमीन 57 कोटीत मिळाली. 124 एकरचा आणि 36,000 कोटींचा गोरेगाव पश्चिम येथील मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्प अदानींना मिळाला. MIDCने तळोजा येथे 400 एकर नंतर आणखी 159 एकर जमीन दिली. बांद्रे रेक्लेमेशन पुनर्विकास प्रकल्प 24 एकर 30,000 कोटींमध्ये मिळाला. पालघर डहाणू येथे अदानी वीज प्रकल्प. अदानी नवी मुंबईत सेमीकंडक्टर प्रकल्प सुरू करणार. वसई येथील तुंगारेश्वर अभयारण्यातील जमीन अदानी इलेक्ट्रिसिटीला. टिटवाळा मोहने आंबिवली शहरात येथील अदानी सिमेंट फॅक्टऱ्या. वाढवण येथे बंदर उभारण्यासाठी अदानी समूह उत्सुक. महाराष्ट्र सरकारशी सामंजस्य करार. वाढवण येथे विमानतळ उभारण्यासाठी अदानी समूह उत्सुक. हे मी तुम्हाला सांगतोय ना, हे कशा प्रकारे तुम्हाला आवडलं जातंय याचा काही आपल्याला अंदाज, आपल्याला कळतंय हे काय चाललंय. आता हा सगळा वाढवणला आता बंदर येतंय म्हणून मी म्हटलं बंदर येत असेल चांगली. तो ये राज जो है वो पूरा बता रहे थे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के 10 से 11 सालों में अडानी का विस्तार हुआ है पूरे देश में, महाराष्ट्र में, मुंबई में. और उन्होंने कहा कि जो है ये जो हम इसलिए आए हैं उद्धव के साथ कि मुंबई पर संकट है. और मैं कई वर्षों से बता रहा हूं, ये राज कह रहे हैं कि ये सोची समझी चाल है. और 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को खुली छूट मिल गई. आपको पता ही है कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भारी बहुमत मिला बीजेपी और उसे गठबंधन. मतलब विपक्ष जो है 50 सीट के आसपास सिमट गया.
राज ठाकरे की पार्टी को एक विधानसभा सीट नहीं मिली, उनका बेटा हार गया। और अब बता रहे हैं कि अब ये जैसा चाहे करने लगे। इनमें इतनी हिम्मत आई कहां से? किसी से पूछना नहीं, किसी की परवाह नहीं, पैसा फेंको और जनता को खरीद लो। यह आत्मविश्वास इन्हें कहां से मिला है? और राज ने कांग्रेस का भी जिक्र किया और कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में रहती थी तो जनता से डरती थी, कांग्रेस के नेता जनता से डरते थे। लेकिन अब डर जैसी कोई चीज ये जो बीजेपी सरकार है उसके भीतर नहीं। और राज ठाकरे ने यह भी जिक्र किया कि बदलापुर में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया बीजेपी ने, अकोट में एम के साथ गठबंधन कर लिया बीजेपी ने। ये जो अकोट और बदलापुर का जिक्र हो रहा है, वहां पे निकाय चुनाव हो चुके हैं और वहां पे परिणाम जो है उसमें बीजेपी ने जो है अलग अलग लोगों के साथ सरकार बनाई और 66 लोग निर्विरोध चुने गए। उसको लेकर के कहा कि वहां लोगों का मतदान अधिकार ही छीन लिया गया। सही बात है, जो निर्विरोध हो गए लोग तो वोटिंग कैसे करेंगे और निर्विरोध कैसे होगी? वो जाहिर है वो भय पैदा करके हुआ, जो कह रहे हैं राज ठाकरे। और उन्होंने कहा कि तुलजापुर के ड्रग रैकेट से जुड़े विनोद गांगड़े को भाजपा ने टिकट दिया, बलात्कार के आरोपी तुषार आप्टे को नगर सेवक बनाया, नाबालिग बच्चों से बलात्कार के आरोपी को भी नगर सेवक बनाया। ये हिम्मत आती कहां से है? जब गलत और टेढ़े मड़े तरीकों से चुनाव जीतने की तकनीक समझ में आ जाती है तब घमंड और मस्ती आ जाती है। तो जो जो राहुल गांधी भी कहते रहते हैं कि जो मशीन है गड़बड़ कर रही है, चुनाव वोटिंग जो SRIR कर रहे हैं उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, राज ठाकरे भी उधर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ये पूरी मुंबई, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश को बेचने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुंबई खरीदी नहीं जा सकती और सत्ता इनके सिर पर चढ़ करके बोल रही है। और ये इसका भूगोल समझिए, बाड़वन बंदरगाह के पास ही गुजरात है। मुंबई को गुजरात से जोड़ना इनके दिमाग में पहले से, पहले पालघर, पालघर बगल में है, पहले पालघर, फिर बाड़वन और फिर मुंबई, यह एक लंबी योजना है। राज ठाकरे ने कहा, ये भी कहा कि कोंकण पट्टी खाली कराई जा रही है, जमीनें खरीदी जा रही हैं। बुलेट ट्रेन का मैंने तब भी विरोध किया था, आज भी कर रहा हूं। इसके अलावा राज ठाकरे ने यह भी जिक्र किया कि न्यू बॉम्बे में अब जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। यहाँ जो मुंबई के भीतर सांता क्रूज अंधेरी के बीच जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, तो बहुत बड़ी जमीन है, ढेर सारे शिवाजी पार्क वहां बन सकते हैं और इस पर नजर है, इसलिए शिफ्ट किया गया है। तो अगर मौका, आखिरी मौका है, अगर इस बार बीजेपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी अगर जीत करके आ गई तो मुंबई हाथ से गया, ये सीधा सीधा आह्वान किया। अब देखिए कितना असर पड़ता है नगर निगम, ये जो नगर पालिका के चुनाव है उसमें, महानगर पालिका के जो चुनाव है मुंबई में, उसमें कितना अगर असर पड़ता है। लेकिन अगर मैं बताऊं गणित, तो उद्धव और राज के साथ आने से फर्क तो पड़ेगा। और इसमें शरद पवार जी की पार्टी भी है, कांग्रेस अलग लड़ रही है चुनाव, बीजेपी, शिंदे और अजित पवार की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। मूल है मराठी वोटों का बंटवारा। अब क्या मराठी वोट इकट्ठा होकर के आएंगे ठाकरे परिवार के साथ? और अगर ठाकरे परिवार के साथ नहीं आए तो ठाकरे परिवार की जो बादशाहत रही है मुंबई में खास करके, तो बीजेपी उस बादशाहत को तोड़ने में सफल हो जाएगी। इसीलिए दोनों भाई ने जोर लगाया हुआ है। बीजेपी का जो वोट बैंक, असल वोट बैंक है, वो गुजराती वोट बैंक है, उत्तर भारतीय वोट बैंक। और कांग्रेस की जो रणनीति में देख रहा हूं कि कांग्रेस इसीलिए साथ में नहीं आई है कि कांग्रेस जो है उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय इन तमाम वोटों पर, या जो गुजराती वोटर भी कांग्रेस का उसमें प्रभाव है, मराठी वोटर का भी प्रभाव है। लेकिन राज ठाकरे जिस तरह से हिंदी भाषा के विरोध, हिंदी भाषियों के विरोध में रहे हैं हमेशा, उसकी वजह से कांग्रेस ने किनारा रखा है। और हालांकि उद्धव ठाकरे ने कहीं हिंदी भाषी का जिक्र नहीं किया उन्होंने,
उन्होंने सांप्रदायिकता का जिक्र किया कि किस तरह से देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। राज ठाकरे ने हिंदी भाषियों को लेकर के बात कही, हालांकि मीडिया में खूब जोर से उछाला जाता है इस बात को, लेकिन हिंदी भाषियों से ज्यादा उनका मराठी बात को लेकर के रहा। हालांकि राज खुद बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और जो घटनाएं वो करते हैं वो पूरा पॉलिटिकल है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो चारकोप इलाका जो है पूरा मराठी बहुल इलाका है, और मैंने कभी यहाँ मैं 30 साल से ज्यादा समय से रह रहा हूँ, मैंने यहाँ कभी महसूस नहीं किया, भय महसूस नहीं किया। सब जानते हैं मुझे, मैं बिहार का हूँ, मैंने उनके अखबार में काम किया है, वो तो पुराने लोग जानते हैं, नए लड़के उस तरह से हमें नहीं जानते, लेकिन फिर भी मैंने कभी नहीं देखा कि ये मराठी और बिहारी या उत्तर प्रदेश और फलाना फलाना उस तरह से होता है, ऊंचे पर लड़ते रहते हैं। लेकिन मैं राज ठाकरे का इस मामले में समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि राज ठाकरे का ध्यान इस बार जो है हिंदी भाषी से ज्यादा रहा अडानी पर, और अडानी को लेकर के राहुल गांधी भी यही बात करते हैं। तो ये जो राज ठाकरे का जो भाषण है, जो मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा टुकड़ा उसका, बड़ा लंबा 40 मिनट से ज्यादा का भाषण है, उसमें अडानी जो राहुल गांधी कहते रहते हैं, मूल तौर पर मैं ये आपको इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो कहते रहते थे कि एक आदमी के नाम पूरा देश कर दिया गया, वो इस वीडियो से जो हमने आपको दिखाया उससे साबित होता है। पूरे देश में 2014 में अडानी कहाँ थे और 2025 में अडानी कहाँ है, राज ठाकरे के इस वीडियो से पता चलता है। और अब क्या असर दिखाता है, कितना लोग समझते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। 16 जनवरी को चुनाव के परिणाम आएंगे, हम आपके सामने आएंगे 17 जनवरी को और बताएंगे कि 17 जनवरी को क्या हुआ। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि लड़ाई बहुत गहरी है, कौन जीतेगा कहना आसान नहीं है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।